हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पर एमपीपीएससी और एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। मैं आप लोगों को एमपीपीएससी के संबंध में यूनिट नंबर 6 पर बात कर रहा हूं और ये है शिक्षा नीति के बारे में। यूनिट नंबर 6, तो मैं यूनिट नंबर 1 से लेकर 5th तक आप लोगों के लिए वीडियो बना चुका हूं और उसकी पीडीएफ भी ऑलरेडी आप सबको भेज भी चुका हूं। ठीक है, तो अगर आप मुझसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप उसे ज्वाइन करिए और मुझसे संपर्क करिए। तो एमपीपीएससी से संबंधित सोशल वर्क में संपूर्ण जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अगर आप लोग एमपीपीएससी का अगर यूनिट देखेंगे 6, तो उसमें मैंने अभी स्वास्थ्य नीति थी जो मैंने आप लोगों के कल की क्लास में बताया है, और उसके जस्ट नीचे आवास और पर्यावरण की नीति आ जाएगी। तो वो मैंने अभी आपको बताया नहीं, तो वो आपकी क्लास आवास और पर्यावरण की नीति के परिप्रेक्ष्य में वो कल क्लास चलेगी। ठीक है, और कुछ और भी चीज़ें हैं उसके बारे में कल कर दूंगा। तो यूनिट नंबर 6 कल एमपीपीएससी का शायद मैं समाप्त कर दूं। ठीक भाई, और आज की जो टॉपिक है यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ज़रा मुझे बताइए सबसे पहली राष्ट्रीय नीति कब आई थी? कोई बता सकता है मुझसे? सबसे पहली राष्ट्रीय नीति कब लाई गई थी? 1968। अच्छा, राष्ट्रीय नीति में अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा 3 बार ही संशोधन हुए हैं। ठीक है भाई, किसी को वर्ष पता है क्या 3 बार कौन कौन से संशोधन हुए हैं? सर पहला संशोधन 96 में हुआ था। 1992, वेरी गुड। उसके बाद 2020। हाँ, 2020। ठीक है, आप 20 कहेंगे, 17 नहीं, है ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि नई शिक्षा जो नीति आई है उससे पहले कौन कौन सी नीति थी, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ आप लोगों को भाई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आप ये ध्यान रखिएगा 3 बार संशोधन हुआ, ये बन सकता है। पहली नीति कब आई थी? 1968 में आई थी। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय नीति में, इसमें क्या क्या चीज़ें लागू की गई थी 1968 में, वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो जैसे अगर मैं बात करूं तो जब एक कोठारी आयोग था, कोठारी आयोग का नाम सुने हैं आप सभी लोग? एक बार कंफर्म करिए मुझे। कोठारी आयोग, हाँ, वेरी गुड। कोठारी आयोग जो था ना, वो आया कब था आपको पता होना चाहिए, 1964 में आया था। ठीक है भाई, ये चीज़। लेकिन जब कोठारी जी 1964 से 66 के बीच में इसका कार्यकाल चला था कोठारी आयोग का, अच्छा खासा। और इसी को में जो है भारत का एक पहला पहला शिक्षा आयोग के रूप में जाना गया था। इसी को सामाजिक बदलाव किए गए थे इसमें। तो बातों को सिर्फ समझते चलिए। कोठारी आयोग के बारे में नाम एक पूछ लेता है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आप याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता डॉक्टर दौलत सिंह ने किया था। याद है आप लोगों को? दौलत सिंह कोठारी ने किया था। बस ऐसे ही प्रश्नों के आधार पर ही रिलेट आप करके बता सकते हैं इसको, है ना? और इसकी जो पहली रिपोर्ट थी आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, 29 जून 1966 यानी 1966 को ये क्या किया गया था, प्रस्तुत की गई थी। ठीक है भाई, तो अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को ये जिस समय दिया था, तो 29 जून। अब ये एग्जाम में नहीं प्रश्न पूछने वाला है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो ये सदस्यों के द्वारा जो गठित हुआ था, तो 5 अप्रैल 1967 को गठित हुआ था। आया कब था, तो आप कब बताएंगे इसका आया कब था? ये 1964 से लेकर 66 बताएंगे आप। और या इसकी जो रिपोर्ट की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे 29 जून यानी 29 जून 1966 याद रखेंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, कोठारी आयोग के बारे में, बाकी आगे कुछ नहीं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। उसके बाद एक और नीति आई थी। अच्छा, इसके कुछ उद्देश्य रहे थे। ठीक है भाई, जो 68 का था कि भाई शिक्षा का जो राष्ट्रीय स्तर है उसके महत्व के बारे में बात करता था। ठीक है, उसमें स्वतंत्रता की बात करता था, तो समानता की बात करता था, भाईचारा की बात करता था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। कौन मुझे बताएगा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की बात करता है, कहाँ से लिया गया है भारत के संविधान में? बताइए।
नहीं नहीं, ये तो प्रस्तावना से तो आया गया है, इसका तो मतलब ये बात सही है कि ये स्वतंत्रता के बारे में थोड़ी सी बात करता है, लेकिन ये शब्द कौन से कौन से कंट्री से लिया गया जहाँ से ये सब लोग फंस गए ऐसी चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में? फ्रांस फ्रांस, फ्रांस में ना, फ्रांस नहीं हो सकता। अमेरिका। स्वतंत्रता में फंस गए भाई, अमेरिका। समानता में फंस गए, भाईचारा में फंस गए, न्याय में फंस गए ना, फ्रांस फंस गए, है ना। तो ऐसे शब्दों में ये लोग फंस गए, तो ऐसे समझ सकते हैं, है ना। यहाँ से इतना टफ शब्द था ये टफ शब्द को नहीं पढ़ा जा रहा था तो फंस गए, तो यानी फ्रांस से होगा। तो ये भी याद रखा, अभी मैंने कल बताया भी था आप लोगों को, तो इतना जल्दी भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई, है ना। उसके बाद देखिए मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी, तो दूसरी जो आई 1986 में आया था, ठीक है। तो इसी बीच में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा थी वो आई थी, जब इसके बारे में चर्चा होने लगा तो एक और परिवर्तन को लेकर आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक और समिति बनी, ठीक है। और जिसको आप जानते भी हैं कि 1993 में प्रोफेसर यशपाल की समिति थी। तो भाई अभी आपने 1968 में किसकी भूमिका देख रहे हैं बताइए जरा? कोठारी का, दौलत राम कोठारी का। अगर आपसे बात किया जा रहा है कि 1992 में, तो आप यहाँ पर किसकी भूमिका देख रहे हैं? यशपाल समिति का, बताइए जरा। समिति का देख रहे हैं नहीं भूमिका? बोलिए। अब हम बात करने वाले हैं आप लोगों से नई शिक्षा नीति के बारे में, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसी पर आपका टॉपिक ही है, ठीक है। बाकी तो ये सारी चीज़ आपको मैं शुरुआत के कुछ चीज़ें बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो नई शिक्षा नीति है ये 2020 का भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। भारत का जो शिक्षा का पहला बदलाव है वो 1968 है, और फिर जो बदलाव लाया गया था वो 1986 है, और उसके बाद थोड़े से परिवर्तन किए गए थे, ज़्यादा नहीं चेंजेस हुए, थोड़े परिवर्तन किए गए थे। वो परिवर्तन किए गए थे 1992 में किए गए थे, तो याद रखिएगा आप, ठीक है भाई। और जो न्यू NEP आया, जिसको आप बोलते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, वो 2020 में आई है आपकी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो 2020 की नीति आई है, ये कहा जाता है कि 2022 तक या 2023 तक लागू हो जाएगी। अगर कोविड-19 जल्द से जल्द समाप्त हो जाए तो ये सभी राज्यों में जल्द से जल्द ही लागू हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप लोगों को पता है 2 राज्यों ने लागू कर चुके हैं। क्लियर हो रहा है क्या आप लोगों को? बताइए जरा। वेट थोड़ा सा, क्या है? बैटरी क्या हो? नहीं है, पूछ रहा हूँ उसके अंदर। कोई नहीं, निकाल, ठीक है। तो ये इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आगे अगर हम बात करते हैं ये चीज़ें, तो एक बात और याद रखना आप सभी लोग, ये जो नीति है, ठीक है, बहुत सोच समझ के बनाई गई थी 2020 की। आपको बता देता हूँ कि गांव के स्तर से लेकर पंचायत के स्तरों तक या जिला स्तर के तक सलाह लिया गया था, सलाह मशवरा लिया गया था इस नीति को बनाने के लिए। क्लियर हो रहा है मेरी बात? तो आप ध्यान रखना कि ये नीति जो बनाई गई है, ये जो नीति बनाई गई है, आप लोगों को गांव के स्तर पर भी पूछताछ हुआ था, पंचायत के स्तर पर भी हुआ था, जिला स्तर पर भी हुआ था, ठीक है भाई। हर एक कोने से लिया गया है यहाँ से जानकारी। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, खास बात, कस्तूरी रंजन का नाम सुना होगा, कस्तूरी रंजन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। और ये आपको बता दो, कस्तूरी रंजन जो थे पूर्व के इसरो थे, पूर्व के इसरो के एक वैज्ञानिक रह चुके हैं, ठीक है ये। और इन्होंने ही शामिल किया था, ये अपनी है अध्यक्षता में, ये जो नई शिक्षा नीति इन्होंने ही शामिल किया है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? अगर आपसे प्रश्न पूछे, कस्तूरबी रंजन पूर्व इसरो के वैज्ञानिक रह चुके हैं, यह बात आपको पता हो चुकी है। और एक बात और बता दूं कि इनकी ही अध्यक्षता में यह समिति जो है रिपोर्ट के आधार पे बनाई गई थी। तो एक बात आपको यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है भाई। आगे हम बात करते हैं, तो किसी शिक्षा को बनाने के लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा नीति होनी कैसी चाहिए, और उसी के अनुसार जो नीति बनाई गई थी, नई शिक्षा नीति, वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से। क्लियर हो रहा है? बताइए जरा, क्या बैकग्राउंड आवाज जा रही है आपके पास?
तो ये अगर मैं आपसे बात कर रहा था, ठीक है भाई, कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो तैयार की गई थी, एमएचआरडी जिसको कहते हैं आप लोग। इसी एमएचआरडी का नाम बदल गया है। कोई बता सकता है एमएचआरडी का नाम क्या रखा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। बस ऐसे ही समझते चलना है आप लोगों को। तो प्रश्न ये भी बनने की संभावनाएं पूरी हैं कि एमएचआरडी का नाम परिवर्तित क्या रखा गया है, और ये पूछा भी गया है। अभी हाल के एग्जाम में जो वनडे एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय आप कह सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 दे दिया फिर दोबारा से। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, आप उसको पीडीएफ में अभी आपको दूंगा, तो उसको आप देख सकते हैं, है ना, उसमें। और उसके बाद आपको मिल जाएगा 1986 का भी, ठीक है। और इसमें अगर आपसे बात करूँ तो देखिए इसमें क्या क्या बातें हुई हैं। इसमें जो है भारतीय महिलाओं और अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों समुदाय को लेकर शैक्षिक अवसर की बात की गई थी, और प्राथमिक स्कूलों को लेकर बेहतर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लॉन्च किया गया था, और कुछ मुक्त विश्वविद्यालय थे उसकी प्रणालियों के बारे में चर्चा की गई थी इसमें, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा हुई थी। 1992 है, इसमें कुछ परिवर्तन हुए थे, थोड़े बहुत परिवर्तन हुए थे। तो इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर को लेकर ही जो है चीज़ें बनाई गई थी, ठीक है। तो जेई कर सकते हैं आप, ठीक है भाई, या ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस की बात कर सकते हैं, इसके बारे में बात की गई थी इसमें 1992 में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो 1992 में है, इसको लेकर अगर अध्यक्षता की बात होती तो राम मूर्ति की अध्यक्षता आप बताएंगे, और ये 7 मई 1990 के बारे में बात करेंगे। इसकी अध्यक्षता किसकी? 1992 की। ये बनता है आप लोगों से क्वेश्चन, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि नई शिक्षा नीति में कि भाई क्या है आपका 10+2 क्या था, ठीक है, ये आपको समझना है एक। और आपको ये समझना है 5+3+3+4 के बारे में समझना है आपको, ठीक है भाई। देखिए अब थोड़ा सा समझिएगा इसको अच्छे से आप लोग। तो जो आपका 10+2 है ना, इसी 10+2 को बदल दिया गया है। 10+2 को किस में बदल दिया गया है जरा बताइए आप लोग। 10+2 को बदल दिया गया है भाई 5+3+3+4 को 4 में। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? समझ में आ रही है? बताइए जरा। अब मैं आपको बताता हूँ पहले क्या कंडीशन थी। इसमें कहा गया था जो 10+2 था कि बच्चा 6 वर्ष के बाद से क्या करेगा? क्लास स्टार्ट कर देगा। इसमें कही गई थी 6 वर्ष के बाद से वो बच्चा क्या करेगा? क्लास को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये 10+2 का था सिस्टम जो पुराना है, कुछ राज्यों में अभी भी ये लागू है, ठीक है ना। और इसके बाद जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कर दिया गया है 5+3+3+4 कर दिया गया है। अब इसका देखिए जरा, आप डायग्राम भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया पहला 5, उसका नाम रखा गया था क्या? फाउंडेशन के बारे में। उसका क्या नाम रखा गया था? फाउंडेशन के बारे में, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बताइए जरा, बोलिए। हाँ, तो याद रखना कि अगर मान लीजिए 12 वर्ष तक, देखिए आपको बताऊं यहाँ पर जो 10+2 है, ये 10+2 में शिक्षा नीति में 12 वर्ष तक सरकार क्या करती थी? आपकी निगरानी रखती थी, ठीक है। और राज्य सरकार उसके बाद क्या करती थी? वही जो राज्य सरकार हुआ करती थी वो यूनिवर्सिटी को हवाले कर देती थी 12 साल पढ़ाई करने के बाद, ठीक है भाई। जैसे आपने नाम सुना होगा यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, है ना, मध्य प्रदेश बोर्ड। तो ये 12 तक जो क्लासेस होती थी, या आप ये कह लीजिए कि उसके बाद की क्लासेस जो होती थी वो यूनिवर्सिटी को दे दिया जाता था कि मैं ग्रेजुएशन नहीं कराऊंगा भाई, अब यूनिवर्सिटी करवाएगी। तो ये कंडीशन था। बट अब सरकार ने इसको चेंज कर दिया है, जो 5+3+3+4 कर दिया है। अब यहाँ पर 15 साल आप पर निगरानी रखेगी बोर्ड। और इसको पहले बोला गया फाउंडेशन स्टेज। तो स्टार्ट बच्चा कर देगा, आपको बताओ, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे जो 5 वर्ष दिख रहे हैं आप, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक को बोल दिया यहाँ पर कि बच्चा जो है 3 वर्ष में जब बच्चा होगा तो वो क्या हो जाएगा? स्कूल में आ जाएगा। और उस कंडीशन में आपको बता दो प्ले का स्टेज रखा जाएगा, और वो कहलाएगा आपका प्री स्कूल, बाल वाटिका। आप इसको ये भी नाम याद रखिएगा, क्या नाम बोला जाता है उसका? तो प्री स्कूल बाल वाटिका नाम बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये 3 वर्ष से शुरुआत हो जाएगा आपका। तो उसमें सिर्फ खेल करवाया जाएगा। और इसमें आपको एक बात बता दूं, खास बात, कि इसमें कोई ड्रेस कोड लागू नहीं की जाएगी।
ड्रेस कोड जो है कोई लागू नहीं किया जाएगा इसमें। एक चीज़ ये रहेगी आपकी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जब जब आपका ये 3 वर्ष का प्ले स्कूल हो जाएगा, 2 वर्ष बच रहा है ना इसमें, इस 2 वर्ष में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें बच्चे की जो एज हो जाती है, तो आप देखिए बच्चे की एज कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। आप मेरी बात को बड़ा ध्यान समझिएगा। 3 वर्ष और 4 वर्ष 5 वर्ष किस में बिता रहा है? प्ले स्कूल में बिता रहा है। और उसके बाद बच्चा चला गया है, 6 वर्ष का हो गया और बच्चा चला गया है भाई इस स्टेज में। और इस स्टेज को बोला गया था 2 ईयर्स का जो स्टेज था, इसको इसी के नाम से ही एक प्रकार से क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2, मतलब बच्चों को जोड़ा जा रहा है यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज में। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 वर्ष की क्लासेस में रखा गया, तो बच्चा चला गया पहली क्लास में प्लस और सेकेंडरी क्लास में, यानी दूसरी क्लास में चला गया बच्चा। और एक खास बात इसका ये भी है कि इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, नो एग्ज़ाम। ये सारी बातें आपको भी इस पीडीएफ में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, सारी चीज़ें मिलेगी इस पीडीएफ में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो 2 वर्ष का आपकी क्लास होगी वह आपका हो जाएगा क्लास 1 और क्लास 2, और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, नो एग्ज़ाम। तो ये आपका फाउंडेशन स्टेज बताइए जरा, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? 5 वर्ष आपका क्लियर हुआ कि नहीं? ये इसमें से जो मैंने 5 वर्ष बताया, ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्या है नई शिक्षा नीति में 5 वर्ष, ये आपको क्लियर हो गया? बताइए जरा, बोलिए एक बार, कंफर्म करिए मुझे। हाँ, 5 वर्ष में अगर कहीं दिक्कत है तो अभी पूछ लीजिए भाई। ठीक है भाई, यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो उसके बाद एक स्टेज और आ जाता है, प्री प्रोटरी स्टेज आ जाती है। और जो ये प्री प्रोटरी स्टेज है, ये बेसिकली 3 वर्ष का। अब हम बात करेंगे क्योंकि उसका तो भाई नई शिक्षा नीति 5+3 है, +3 है, +4 है, उसके बाद 3 के बाद +4 है ना, आप जानते हैं। तो इस 5 का तो क्लियर हो गया। अभी 3 देखिए जरा क्या है। इस 3 में बच्चे को आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब 2 वर्ष इसमें पढ़ रखा है फाउंडेशन में, तो 3 यानी 3rd 4th और 5th क्लासेस जो करेगा बच्चा, वो प्री आपका प्रोटरी में करेगा। और यहाँ पर एज बच्चे की देखिए आप क्या हो रही है, 8 से 11 वर्ष। ये एज भी आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसमें अगर मैं बताऊं खास बात क्या है, आप लोग ध्यान से समझिए मेरी बातों को। इसमें एक खास बात है, एक्टिविटी प्लस स्टडी होगी। यहाँ पर एक्टिविटी होगी और प्लस स्टडी की जाएगी। पढ़ाई की प्रक्रिया अब यहाँ से स्टार्ट हो गई यहाँ पर इसकी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद जब आपका ये 3, 4, 5 क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर एक लैंग्वेज के बारे में बात की जाएगी। यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनने वाले हैं। जो लैंग्वेज होगा वो आपका मदर टंग हो सकता है या नेशनल हो सकता है। क्लियर हो रहा है? या तो आपका लैंग्वेज जो होगी या तो मदर टंग में होगी या तो आपकी नेशनल में होगी। नेशनल अगर मदर टंग की बात करूँ तो जैसे आप चाहें तो उसे बच्चों को बंगाली में पढ़ाएं, पंजाबी में पढ़ाएं, ठीक है, या उर्दू में पढ़ाएं। ये इस तरीके की बात होगी, जिस तरीके मातृभाषा जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखा जाएगा। और फिर यहाँ पर एक चीज़ बता दो, एक नेशनल भी लैंग्वेज होगा। मतलब ये भी कहा जा रहा है साथ ही साथ कि जो स्कूल आपका इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहता है वो पढ़ाए, ठीक है भाई, लेकिन वो फोर्स नहीं कर सकता है कि उसे इंग्लिश ही पढ़ना है। अगर एडमिशन ले लिया है तो उसे वो फोर्स नहीं कर सकता कि इंग्लिश में ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है भाई। जैसे अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर इस कैटेगरीज में क्या कंडीशन है, यहाँ पे जो रखा गया सबसे अच्छी बात, नेशनल लैंग्वेज को क्यों रखा गया है, तो आपने नाम सुना होगा चाइना। चाइना तो भाई जानते ही हैं, चाइना में जो लैंग्वेज है वो अपने चाइना ही मानती है, चीन जो है। और यही कारण है कि वो जो है विदेशों में जॉब नहीं कर पाते हैं वो लोग। हम लोग क्या करते हैं, इंडिया वाले इसी काम में आगे हैं उनसे, लैंग्वेज में, क्योंकि हम लोग इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, है ना, और वो लोग नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो प्री प्रोटरी लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूँ, स्टेज की बात कर रहा हूँ, इसमें 3 से लेकर 4, 5 याद रखना है आप लोगों को। ये स्टेज होगी और आज एज जो हो जाएगी 8 से लेकर 11 वर्ष हो जाएगी इसमें, ठीक है। ये बात जरा मुझे बताइए, क्या आपको ये स्टेज समझ में आ गया है जो 3 वर्ष का है, कि इसमें लैंग्वेज है, एक्टिविटी है। अच्छा एक चीज़ और, इसमें एग्ज़ाम होगा। इसमें क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। बताइए जरा, ये बात भी आपको समझ में आ गई।
प्लस मतलब 3 समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताइए जरा, बोलिए। हाँ, याद रखिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको तो एक हो जाएगा मिडिल स्टेज, और मिडिल स्टेज में आपका आ जाता है यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 तक बच्चे ने क्लास कर लिया है। यहाँ पर बच्चे का एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो गया है, आपने देखा है। उसके बाद जब बच्चा मिडिल क्लास स्टेज में जाता है तो यहाँ पर आपको मैं बात करूँ तो इसकी जो एज हो जाएगी 11 से लेकर 14 वर्ष हो जाएगी इसकी एज। और क्लास यहाँ पर 3 है, तो आप देखिए यहाँ पे 6 पढ़ेगा, 7 पढ़ेगा और 8 पढ़ेगा। इस स्टेज में 6, 7, 8 पढ़ेगा बच्चा, ये मिडिल स्टेज का हो जाएगा। इसमें भी 3 साल का ही है। और इसमें बताऊँ आपको सबसे खास बात क्या क्या है, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इसमें कही गई हैं। जैसे आपसे बताऊँ तो कंप्यूटर कोडिंग करना सिखाया जाएगा। अब ये मत समझिएगा कि सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया जा रहा है, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट करना, ऑफ करना, कुछ बेसिक चीज़ें जो कंप्यूटर के बारे में होगी ये जानकारी दी जाएगी। तो कंप्यूटर कोड करना यहाँ पर दिया जाएगा, ये पहली बात है ना। आपका 6 से ही स्टार्ट हो जाएगा ये बात। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छी बात ओकेशनल की बात की जाएगी। और ओकेशनल का मतलब जानते होंगे आप लोग। और ओकेशनल एक्टिविटी क्या क्या होती है भाई, जैसे मैं कहूँ सिलाई ले लीजिए आप, ठीक है, बढ़ई का काम ले लीजिए आप, मस्त जैसे मछली पालन की बात कर लीजिए आप, ठीक है, माली की बात कर लीजिए आप। ये सारी एक्टिविटी जो होती आपकी ओकेशनल एक्टिविटी के अंतर्गत आ जाएगी इसमें। और ये हो जाएगा आपका मिडिल स्टेज वाले में आएगा, 6 से स्टार्ट हो जाएगा ये सारी की सारी बातें, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर सीखना चाहता है भाई बढ़ई का काम तो उसे बढ़ई का ओकेशनल दिया जाएगा। कोई अगर सीखना चाहता है माली या सिलाई का, या कोई लड़की अगर चाहती है खाना बनाने का, कुकिंग का, तो कुकिंग भी कर सकती है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके मार्क्स भी दिए जाएंगे, इसके मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, इसके मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एक ओकेशनल भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस में एक बात और बता दूँ, यहाँ पर बच्चा जो है मैथ पढ़ सकता है, साइंस पढ़ सकता है और आर्ट भी पढ़ सकता है, ठीक है भाई। यहाँ पर सारी चीज़ें, कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है यहाँ पर। और ये तो हम सामान्य थे, ये तो हम लोगों ने भी पढ़ा होगा, है ना। 10+2 वाले में भी ये सामान्य था कि मैथ जो है, आर्ट है, सोशल साइंस है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने भी पढ़ा है। और ये कॉमन है। बढ़ा यहाँ पर है कंप्यूटर कोड और ओकेशनल ट्रेनिंग, ये 2 चीज़ें बढ़ गई है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब मुझे ज़रा बताइए कि 5 क्लियर हो गया, 3 क्लियर हो गया आपका, उसके बाद दूसरा जो 3 था मिडिल, ये भी क्लियर हो गया। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताइए जरा, ये क्लियर हो गया कि नहीं, ये कोड बताइए जरा। हाँ, अब हम बात करेंगे 4 का। 4 कोड में क्या बात की गई, अब ये ध्यान रखिएगा आप। इस 4 में जो बात की गई है, यहाँ पर आप देखिए ये बच्चे 8 तक तो पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद 9, 10th, 11 और 12th की जो क्लास होगी ये 4 में आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एज देखिए आप लोग कि 14 to 18 हो जाएगी, 14 से 18 वर्ष एज हो जाएगी बच्चे की। और वहाँ पर भी देख रहे थे आप लोग 18 वर्ष, वहाँ पर भी ध्यान रखा जा रहा है, यहाँ पर भी ध्यान रखा जा रहा है। इसमें कॉमन अंतर है क्या, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो एक चीज जी, क्या कह रहे हैं आप। अब ये 4 में आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर भी देख रहे हैं आपकी नई शिक्षा नीति भी कह रही है 18 वर्ष यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर जो 10+2 मैंने लिखा है, इसमें भी 6 वर्ष के बाद स्टार्ट कर रहा था बच्चा। और 10 का मतलब है 10th और +2 जोड़ दीजिए तो 12th हो जाता है। तो आप इनको अगर ऐड करेंगे 12 + 6 को तो 18 हो जाएगा। तो 18 वर्ष तो यहाँ पर भी कर रहा था और 18 वर्ष यहाँ पर भी हो रहा है। तो परिवर्तन कहाँ पर हुआ भाई, परिवर्तन तो हुए हैं भाई। देखिए अब मैं अगर बात करूँ आपसे, तो इसमें अगर बात किया जाए सबसे खास विशेषता, तो याद रखिएगा कि आप 9th, 10th, 12th और 11th आप इसमें पढ़ेंगे। और इस स्टेज का नाम होगा सेकेंडरी, इस स्टेज का नाम होगा सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। अब ध्यान रखिए, इसमें होगा एग्ज़ाम नहीं, इसमें होगा सेमेस्टर। और सेमेस्टर में बच्चे क्या होंगे एक्टिव। जैसे पहले क्या होता था कि जब मार्च में एग्ज़ाम होता था 10th और 12th का, तो बच्चे क्या करते थे, जनवरी में सीरीज ले लेते थे और सीरीज लेकर पढ़ाई करते थे बच्चे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये 6-6 महीने पे करवाएगा और ये सेमेस्टर में होगा। अब एग्ज़ाम कैसे में हो गए, सेमेस्टर में होंगे एग्ज़ाम। तो पहली खास बात ये है आपकी, ठीक है, सेमेस्टर यानी 6-6 माह पर होंगे एग्ज़ाम, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी बार एग्ज़ाम होंगे बताइए जरा, 8 बार होंगे कितनी बार होंगे। पहले तो 4 बार ही हो जाते थे, है ना।
अब लेकिन 8 बार होंगे क्योंकि 6-6 माह पे हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ इसमें, तो इसमें नो स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब समझ रहे हैं आप, इसमें कोई ये चीज़ें नहीं रहेगी, कोई चीज़ें फिक्स नहीं रहेगी कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहले ये सिस्टम था कि भाई अगर आपने मान लीजिए आपने नाम सुना भी होगा, कोई व्यक्ति साइंस पढ़ा होगा, कोई व्यक्ति आर्ट पढ़ा होगा, है ना, कोई व्यक्ति कॉमर्स पढ़ा होगा, है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, तो अब यहाँ पर नहीं है ऐसी चीज़ें। अब आप अगर चाहते हैं कि मैं साइंस भी पढ़ूँ और आपका मन है मैथ भी लेने का, तो आप मैथ भी पढ़ सकते हो। आपका मन है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, कहीं से कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हो। तो कॉमर्स से सब्जेक्ट उठा लीजिए आप, ठीक है भाई, आप सब्जेक्ट उठा लीजिए, मैथ से ले लीजिए एक, और आप सब्जेक्ट उठा लीजिए कहीं से भी, आर्ट से भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ें फिक्स नहीं की गई। पहले फिक्स था कि आप मैथ पढ़ेंगे तो केवल मैथ वाला सब्जेक्ट ही, बायो रहेगा तो आपका केमिस्ट्री बायो यही सब रहेगी, और आर्ट पढ़ रहे हैं तो फिर तो आर्ट ही रहेगा आपका। ऐसा सा अगर आपका कोई मर्जी है कोई भी सब्जेक्ट चूज करने का, तो आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो नो स्ट्रीम होगा, बल्कि यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे। क्या होंगे? मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे। तो ये एक बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी। और सब्जेक्ट, अच्छा अब देखिए पढ़ाई कैसे की जाएगी यहाँ पर, इन्हीं मल्टीपल जो सब्जेक्ट होंगे इनकी पढ़ाई कैसे की जाएगी बताइए। इनकी पढ़ाई जो होगी क्रिटिकल थिंकिंग होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब समझते हैं आप लोग? सृजनात्मक सोच पर होगा, चिंतन पर होगा। जैसे अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, ये ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, रटंत विद्या नहीं होगी, ठीक है। जैसे अगर कोई प्रश्न अगर आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई, एक मिनट, चलिए, तो ये बात हो गई क्लियर भाई? जरा बताइए एक बार आपको। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि जैसे मैं कहूँ आप सबसे, ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन कब आया भाई, ठीक है, गांधी जी का जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया, ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा। अब पढ़ाया जाएगा आप लोगों को कि अगर गांधी जी मान लीजिए गरम दल ना होकर नरम दल के नेता होते तो क्या होता। इस तरीके की थिंकिंग होगी। अब इस तरीके का एक क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पे पढ़ाई की जाएगी सेकेंडरी में, ठीक है। तो 9, 10th और 11th 12th की जो क्लास होंगी अब इस तरीके से पढ़ाई जाएंगी नई शिक्षा नीति में, ठीक है। तो आंदोलनकारी, जैसे अगर मान लीजिए आंदोलनकारी नहीं होते तो क्या होता, इस तरीके की पढ़ाई होगी, है ना। तो इस तरीके की क्रियाविधि जो होती है सेकेंडरी में होता है, ये सबसे अच्छी बात है कि नहीं। तो देखिए पहले भी आप देख रहे थे 12 वर्ष तक सरकार नज़र रख रही थी, और अब भी NEP जो 2000 उसमें आया है, तो यहाँ पर देखिए 12 की बजाय अब यहाँ पर 15 वर्ष कर दिया है। 15 वर्ष होगा कि नहीं होगा बताइए जरा, 3 वर्ष बढ़ा दिया ना उसमें, तो किसमें, फाउंडेशन में, तो 15 वर्ष होगा कि नहीं होगा बोलिए जरा। एक चीज़ बताइए जरा, यहाँ पे 3 वर्ष बढ़ाया है तो 15 वर्ष ध्यान रखेगी कि नहीं रखेगी, बोलिए जरा एक बार बोलिए। हाँ, तो अब इसको ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखिए जरा यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, अब मैं आपको समझा देता हूँ PDF के माध्यम से। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की जो उम्र होगी वो 10+2 वाले जो ढांचे थे उसको शामिल नहीं किया गया है, और 6 वर्ष के बच्चों कक्षा 1 में प्रवेश कर जाएंगे। तो अभी आप देख रहे थे, तो इसी के आधार पे 5+3+4 की जो ढांचा था, ये 3 वर्ष के जो बच्चे होंगे उसको शामिल कर दिया गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल में, ठीक है। तो उसमें ECC, तो इसका कहने का मतलब हुआ एक प्रकार से इवेल्युएशन वाला, जो कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन किया जाएगा, यह एक प्रकार से उसका एक व्यापक मूल्यांकन होगा बच्चे का, ठीक है। और उस बच्चे को जोड़ा जा रहा है कहाँ से, प्ले से, खेल से जोड़ा जा रहा है, ये चीज़ें जोड़ी जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारी क्रियाविधि हैं जो आप यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इसका उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर देखिए छात्र की आर्थिक सहायता भी प्रोवाइड की जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय भी प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे ग्रेजुएशन की बात करता हूँ थोड़ा सा, अब इसको समझिएगा थोड़ा सा ग्रेजुएट के बारे में, है ना। तो ग्रेजुएट में क्या था बताइए जरा। ग्रेजुएट में ये था, आप लोग ध्यान रखिए कि ग्रेजुएट में आपने नाम सुना, BA का नाम सुना होगा, ठीक है भाई, BSc का नाम सुना होगा, ठीक है, BCom का नाम सुना होगा, और BSW का नाम सुना होगा, है ना। ये क्रियाविधि आप लोगों ने सुना है ग्रेजुएट में। लेकिन अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पर जो होगा अब हिंदी या विज्ञान, ठीक है भाई, उसके अकॉर्डिंग लिया जाए,
तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि अगर आप बीए कर रहे थे तो आप वहाँ पर हिंदी ले रहे थे, बीएससी कर रहे थे तो आप साइंस मतलब वो ले रहे थे, विज्ञान ले रहे थे, ठीक है, बीकॉम कर रहे थे आप अकाउंट ले रहे थे, बीएसडब्ल्यू कर रहे थे आप सोशल वर्क ले रहे थे। बताइए ज़रा, ये सारी चीज़ें हो रही थी कि नहीं? ये सारी चीज़ें कर, लेकिन अब ये समस्या समाप्त कर दी गई है। अगर आप बीएसडब्ल्यू कर रहे हैं कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क, तो अगर आपका मन है पढ़ने के लिए साइंस भी, तो आप बीएसडब्ल्यू में साइंस ले लीजिए। आपका मन है अकाउंटिंग पढ़ने का, तो आप अकाउंटिंग का सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए। आप बीए का हिंदी का सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है ग्रेजुएट में। और ये आपको बताओ, ये होगा अब आपका 4 साल। अब ये ग्रेजुएट होगा आपका 4 साल का होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए ये, अब वो था ग्रेजुएट आपका 3 वर्ष का था पहले वाला, लेकिन अब ये 4 वर्ष का है। अगर पहले वर्ष में कोई व्यक्ति मान लीजिए उसने 1 साल ग्रेजुएट किया और उसके बाद उसके पास आर्थिक स्थिति मान लीजिए कमज़ोर वो है और ये वो कहीं चला गया कमाने वगैरह के लिए, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई छूट जाती थी, तो उसका तो ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं हो पाता था। और ये बात हो रही थी कहाँ पर, जहाँ पर ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ये पहले हो रहे थे। लेकिन अब अगर आपने 1 साल पढ़ाई कर लिया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस पर लिखा रहेगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा लिखा रहेगा। तो आपने अगर 1 वर्ष पढ़ाई किया है तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आपने अगर 1 वर्ष अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब आपको केवल सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 1 साल की पढ़ाई करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, याद रखिएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल के लिए। और अगर आपने 2 वर्ष किया है तो उसका मिलेगा डिप्लोमा, ये 2 वर्ष का है, उसका मिल जाएगा, आपका डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने 3 वर्ष की पढ़ाई किया है और उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दिया तो उस पर वहाँ पर मिल जाएगी आपको डिग्री, आपको मिल जाएगी डिग्री 3 वर्ष की। और अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो चौथे वर्ष में आपको मिल जाएगा, चौथे वर्ष में क्या मिल जाएगा, रिसर्च मिल जाएगा आपको ये 4 साल का हो गया ग्रेजुएशन। अब तो पहले साल में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में पढ़ाई आपने किया है तो डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल में आपको डिग्री मिलेगी, चौथे साल में आपको रिसर्च मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति मान लीजिए चला गया कहीं बाहर, ठीक है भाई, उसकी आर्थिक कमज़ोर है आर्थिक स्थिति, तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर अगर उसने पढ़ाई किया है 1 साल का भी, सर्टिफिकेट भी ले लिया है, डिप्लोमा भी ले लिया है, लेकिन डिग्री नहीं ले पाया है, तो अगर वो 2 साल बाद आता है, ठीक है, 2 साल बाद आता है, तो वो पढ़ाई अपनी सर्टिफिकेट से नहीं स्टार्ट करेगा। ऐसा था पहले, लेकिन अब ये स्टार्ट करेगा यहाँ से, डिग्री से स्टार्ट करेगा अपनी पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करेगा, डिग्री से स्टार्ट करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? ये था ग्रेजुएशन के बारे में, ग्रेजुएट के बारे में, ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं, अगर नौकरी के लिए या जॉब के लिए कोई एक, जैसे जॉब के लिए कोई व्यक्ति कर लेता है भाई, इसके लिए डिग्री कर लेता है, ठीक है, कहीं वैकेंसी अगर निकली है तो वहाँ पे पोस्ट जो मारेगा या आप लोगों से एलिजिबिलिटी मांगेगा, वो मांगेगा डिग्री का, ठीक है। तो डिग्री अगर उसकी कंप्लीट है फिर तो उसके आधार पर कर सकता है, और यदि उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं तो पहले उसे डिग्री करना पड़ेगा, ठीक है। और एक होता है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट में क्या है, तो पोस्ट ग्रेजुएट में 1 साल का और 2 साल का कोर्स रखा गया था, इसमें रखा गया। अब जो व्यक्ति यहाँ पे 4 साल पढ़ा है वो यहाँ पर 1 साल पढ़ेगा, 1 वर्ष और पढ़ेगा पीजी में, ठीक है भाई, वह 1 वर्ष और पढ़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, बताइए जरा, बोलिए। तो जो व्यक्ति मान लीजिए 3 वर्ष अगर पढ़ा है तो वह कौन सा वर्ष करेगा, कोर्स करेगा, वो 2 वर्ष का कोर्स करेगा। जो व्यक्ति यही डिग्री तक पढ़ के छोड़ दिया है और उसके बाद वो करना चाहता है पीजी, तो पीजी में वो 2 वर्ष करेगा, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति 4 वर्ष का रिसर्च किया है और पीजी करना चाहता है तो वो 1 वर्ष का करेगा, ठीक, आप इसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात वही है री एंट्री का मतलब समझ रहे हैं आप? री एंट्री का मतलब क्या होता है? यदि आप किसी आर्थिक कारणवश पढ़ाई को छोड़ दिया है, ठीक है भाई, पुनः प्रवेश, हाँ, अगर आपने सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेकर आपने छोड़ दिया है, फिर उसके बाद आप डिग्री से एडमिशन ले सकते हैं, यह है एक प्रकार की री एंट्री। तो री एंट्री का प्रोसेस किस में चल रहा है? नई शिक्षा नीति में चल रहा है, और ऐसा पहले नहीं था भाई। अगर आपने बीकॉम कर रखा है 2 साल का, तो बीकॉम करने के बाद फिर अगर आप बीकॉम करेंगे तो आप शुरुआत से करेंगे, 1 वर्ष मतलब जिसे शुरुआत से करेंगे, फर्स्ट ईयर से करेंगे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है, अब ऐसा आप लोगों के लिए नहीं है,
ठीक है। और एक बात और, यहाँ पर एमफिल समाप्त कर दिया गया है। एमफिल क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, एमफिल क्या कर दिया गया है, नई शिक्षा नीति में समाप्त कर दी गई है एमफिल। और पीएचडी जो है अब 4 वर्ष का है और इसमें कोई चेंज नहीं है, पीएचडी में कोई चेंजेस नहीं है। पीएचडी 4 वर्ष का है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही रखा गया है इसको, पीएचडी को, ठीक है। अब इसकी देखिए कुछ खास बात है, पॉजिटिव चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पॉजिटिव बातें क्या हो सकती है इसके लिए, एक जीडीपी, जो आप देखिए जो शिक्षा नीति है वो कितना जीडीपी खर्च कर रही है शिक्षा पर, अभी कितना कर रही है, 3%। कितना कर रही है, 3% कर रही है। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है इसमें खर्च करेगी सरकार अब 6%। कितना खर्च करेगी बताइए, 6% खर्च करेगी शिक्षा नीति अब। बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। जीडीपी अब कितना खर्च करने वाली है सरकार, 6% खर्च करेगी। क्लियर हो रहा ना। दूसरी बात, जी सर। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पर जैसे अगर कोई विद्यालय खोल लिया प्राइवेट लेवल पर, और जो प्राइवेट खोलेगा स्कूल वगैरह अपना, तो उनकी फीसें बड़ी महंगी होती थी भाई, 3 लाख हो जाती थी, 4 लाख होती थी, ऐसे फीस होती थी उनकी। इससे वो प्लस ही होती है फीस, है ना। तो अब फीस के लिए क्या है प्राइवेट स्कूलों में, अब ये सरकार तय करेगी प्राइवेट स्कूल का, और सरकार वहाँ पर ऑब्जर्व करेगी उस एरिया के, उस क्षेत्र का, कि भाई इस स्कूल का, इस प्राइवेट स्कूल का कितना होना चाहिए फीस। उनसे सर्वे करेगी, वोटिंग करेगी सरकार, वो जितना बताएंगे उतनी फीस रखी जाएगी प्राइवेट स्कूलों में। प्राइवेट स्कूलों की अब फीस अपने मन से नहीं रखेंगे ये लोग, अब ये लोग जनता के आधार पर रखेंगे भाई, ठीक है। सरकार ने ये तय किया है। एक इसकी खास बात ये भी है कि नहीं, बताइए जरा, खास बात है कि नहीं। दूसरी अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ओकेशनल की एक्टिविटी, एक ओकेशनल क्लासेस होंगे, और ओकेशनल क्लासेस आपको पता ही अच्छे तरीके से, वोकेशनल क्लासेस में सिलाई हो जाएगी, मछली पालन हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है करवाई जाएंगी। एक बात तो ये भी है पॉजिटिव चीज़ है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे थे अभी, है कि नहीं, कि वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में। और अगर मैं आगे बात करता हूँ आप लोगों से कि जब मिडिल स्टेज में वोकेशनल की बात हो रही है, तो एक और ख़ास बात है रिज़ल्ट के। जो रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, कैसे जारी किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा रिज़ल्ट के बारे में भी। तो रिज़ल्ट, एक तो मार्क्स तो दिया ही जाएगा, वो तो आपको पता ही है मार्क्स के बारे में। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ एक मार्क्स के बारे में, तो एक तो मार्क्स हो जाएगा आपका जो दिए जाएंगे टीचर के माध्यम से, और दूसरी एक होगा सेल्फ, आपसे पूछा जाएगा कि आप समय का कितना पालन करते हैं, आप काम को कितनी जिम्मेदारी से आप करते हैं, खुद से निर्णय कितना लेते हैं आप, ठीक है, आत्मविश्वास आप में कितना है, ये सेल्फ मूल्यांकन होगा। तो इसके भी नंबर दिए जाएंगे, सेल्फ मूल्यांकन के भी नंबर होंगे इसमें। प्लस में इसमें एक बात और बताऊं, फ्रेंड से भी होंगे। जैसे कोई क्या करेगा, अब इसमें क्या होगा भाई कि कोई फ्रेंड वगैरह लड़ाई वगैरह नहीं करेगा, है ना, इस शिक्षा नीति में। तो क्योंकि हर एक फ्रेंड जो होगा उसका नंबर देगा, है ना, नंबर भी प्रोवाइड करेगा। तो एक बात तो ये भी सही हो जाएगा आपका शिक्षा नीति में, बताइए जरा, ये भी अच्छी बात है कि नहीं। तो वहाँ पर आपको बताऊँ तो जो स्वभाव होता है कितना अच्छा है हर एक व्यक्ति के, तो स्वभाव भी अच्छा करेगा हर एक व्यक्ति के सामने, हर एक स्टूडेंट के सामने। इससे स्वभाव क्या होगा, डेवलप होगा, है ना, उसका विकास होगा। तो इसलिए वहाँ पर फ्रेंड भी उसके क्या देंगे भाई, मार्क्स देंगे, नंबर देंगे। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, आपका ये भी नंबर जो है काउंट किया जाएगा। प्लस में टीचर देखेगा भाई, टीचर का भी बात की जाएगी, तो टीचर देखेगा उस बच्चे का कितना अच्छे पढ़ रहा था, उसका स्वभाव कैसा है, ठीक है, वह कितना समय का फॉलो कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखेगा टीचर भी। तो टीचर भी यहाँ पर नंबर देगा। तो इस तरीके से बोर्ड भी होगा, सेल्फ भी होगा, और फ्रेंड्स भी होगा, और प्लस में टीचर के भी नंबर होंगे। तो यहाँ पे 4 लोग करेंगे क्या भाई, रिजल्ट जारी करेंगे। तो यह एक पॉजिटिव बात है इसके लिए। एक और पॉजिटिव बात इसमें और है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक जैसे यूनिवर्सिटी हैं, जो फॉरेन की यूनिवर्सिटियाँ हैं वो भी इसको जारी करेंगी। फॉरेन की यूनिवर्सिटी की बात अगर मैं करूँ आप लोगों से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो होगी वो भी आएगी। और ये बात मनमोहन सिंह के सरकार में ही हो गई थी, ठीक है, लाने के लिए 50 यूनिवर्सिटी के बारे में। लेकिन अब इसमें जब ये शिक्षा नीति आएगी तो भारत में 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ आ जाएंगी, विदेशी यूनिवर्सिटी आ जाएंगी भारत में। और इसके लिए एक चीज़ जारी ये भी किया गया है
कि सिक्योरिटी मनी रखी गई है। जैसे अगर कोई मान लीजिए बाहर से यूनिवर्सिटी आती है तो उससे पैसे लिए जाएंगे, बाहर लेगी, जिससे इसमें रखा गया 50 करोड़, 50 करोड़ क्या रखा गया है, सिक्योरिटी के रूप में रखा गया है कि हम पैसे लेंगे। भाई तभी भाई बच्चों की फीस ले लिया और लेकर भाग जाए यूनिवर्सिटी, है ना। तो ऐसे काम नहीं हो पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी इसने 50 करोड़ क्या ले लिया है, सिक्योरिटी ले लिया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटी आएंगी उससे 50 करोड़ रुपए लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी अच्छी बात है कि नहीं, बताइए जरा, पॉजिटिव चीज़ें हैं ना। तो अच्छा ये भी याद रखिएगा कि जो दुनिया की टॉप 50 होंगी, मोस्ट टॉप 50, वो यूनिवर्सिटी आएंगी, ठीक है भाई। जो टॉप यूनिवर्सिटी होंगी 50 वो आएंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और इसमें आपको बताऊं डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, और 4 प्रकार के डिपार्टमेंट होंगे। जैसे 4 प्रकार के डिपार्टमेंट कौन कौन सा होगा, एक बात ये भी है, जैसे एक डिपार्टमेंट ये होगा कि सिलेबस बच्चों के लिए तैयार करेगा, एक डिपार्टमेंट ये होगा बच्चों के लिए सिलेबस तैयार करेगा, एक डिपार्टमेंट ये होगा कि जो डिपार्टमेंट होगा जिसमें विभिन्न स्कूलों का सर्वे करेगा कि दूसरे स्कूल में क्या चल रहा है, ठीक है भाई, क्या नीति, मतलब उसमें क्या परिवर्तन आया है, बच्चों में क्या परिवर्तन की ज़रूरत है, क्या स्कूल में परिवर्तन की ज़रूरत है, क्या पर्यावरण में परिवर्तन की ज़रूरत है, ये चीज़ें आएंगी। ये दूसरी बात हो जाएगी आपकी टॉप। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दूसरी बात आपकी क्या करेगी, एक प्रकार से सर्वे करेगी हर एक स्कूल के बारे में, देखेगी, एक डिपार्टमेंट ये भी होगा, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। और अगर मैं तीसरी बात करूँ आपसे, एक और डिपार्टमेंट होगा, तो वहाँ पर जैसे वेतन देने की बात होगी, बच्चों की स्कॉलरशिप, रिसर्च करना है बच्चों को, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देनी है, ठीक है, जो टीचर है उनको सैलरी देनी है, तो यह एक अलग से डिपार्टमेंट होगा, इनका एक अलग डिपार्टमेंट होगा। ये लोग क्या करेंगे, सैलरी वगैरह या वेतन वगैरह या वित्त से, फाइनेंस से संबंधित होगा। 4 डिपार्टमेंट है, और एक और डिपार्टमेंट है आपका, और वो डिपार्टमेंट कैसा होगा, चौथा डिपार्टमेंट, जहाँ पे रिजल्ट निकालने के लिए डिपार्टमेंट घोषित करेगा। तो ये जाहिर सी बात है, डिपार्टमेंट भी एक अलग से रिजल्ट निकालेगा, ये होगा। जैसे क्या होता है कि बिहार की अगर बात किया जाए तो बिहार में एक ऐसा मतलब बिहार में बोर्ड जो होता है वो एग्ज़ाम जब जाती है कॉपी चेक करने के लिए ना, तो बच्चों को बता दिया जाता है कि उस टीचर के पास गई है आपकी कॉपी, तो बच्चे क्या जाते हैं कि भाई वहाँ पर चले जाते हैं और बच्चों को पैसे वगैरह देकर क्वालिफाई कर जाते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। तो यह एक प्रकार की गलत धारणा है। अब ये नहीं, ऐसी चीज़ होगी, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट होगा, उसके पास जाएगी कॉपी, तो वो रिजल्ट जारी करेगा, ठीक है भाई। तो ये आपकी 4 बातें जो हैं पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहे हैं डिपार्टमेंट के रूप में, ठीक है। कुछ निगेटिव बातें भी हैं, जैसे निगेटिव बातें की बात करूँ मैं, तो जैसे इंग्लिश को कम सुझाव दिया गया है। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं। जैसे देखो, अगर मैं बात करूँ प्री स्टेज के बारे में, तो इसमें तो एग्ज़ाम तो स्टार्ट ही नहीं होगा, लेकिन इसमें मदर लैंग्वेज, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई कि मातृभाषा में और कुछ राष्ट्रीय भाषा में बताई जा रही है, ये तो सत्य है, ठीक है। और इंडियन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो मिडिल के स्टेज में हो रहा था। मिडिल स्टेज में कौन सी बात हो रही थी, मिडिल स्टेज जो है वो उसमें इंडियन लैंग्वेज की बात की जा रही है, जैसे उर्दू हो, संस्कृत हो, मैथिली, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। जहाँ पर आप क्लास 6, 7, 8 पढ़ रहे थे, कंप्यूटर कोडिंग कर रहे थे, वोकेशनल टीचिंग कर रहे थे, मैथ, साइंस, आर्ट, तो ये भी साथ ही साथ एक सब्जेक्ट और चूज़ करना पड़ेगा आपको, वो इंडियन लैंग्वेज का। और सेकेंडरी में आपका क्या दिया था, फॉरेन लैंग्वेज दिया गया है, सेकेंडरी में फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स भी नहीं किया गया है कि वो फॉरेन लैंग्वेज पढ़े भी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी निगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है, ये कि इंग्लिश का बढ़ावा नहीं मिला है, ये है ना, निगेटिव पॉइंट आपसे बात हुई है। और यहाँ पर दूसरी बात करूँ तो जो टीचर का प्रोग्राम, ठीक है, टीचर के लिए प्रोग्राम है और टीचर के लिए सिलेबस भी जारी किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टीचर के लिए जो प्रोग्राम बनाए गए हैं, ये भी एक प्रकार से निगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो टीचर जो है बीएड वगैरह करके आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए निर्देश हो सकते हैं, कोई प्रोग्राम रखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ निगेटिव बातें हैं इसके परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो जैसे टीचर, निगेटिव नहीं पॉजिटिव है। नहीं देखो, अगर बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं ना कि पैसे देख के उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए ये पॉजिटिव ही है ना। नहीं, ये बात नहीं हो रही है यहाँ पे सिलेक्शन होने के लिए। अगर नहीं, तुम समझी नहीं बात को समझो, पहले समझो। यहाँ पर मैंने ये बात बताया कि जो एक्स्ट्रा जो मैं आपको निगेटिव बात बता रहा हूँ, आप मुझे एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ये एक्स्ट्रा कैरिकुलम की बात करें, एक्स्ट्रा कैरिकुलम में ये चीज़ें इन्वॉल्व की गई है जो आप बोल रही हो। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊँ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो टीचर हैं वो एक प्रकार से जैसे सेंट्रल के प्रोग्रामों में, जो सेंट्रल के प्रोग्राम होंगे उनमें क्या करेंगे, ये एक प्रकार से इन्वॉल्व होंगे।
ठीक है, सेंट्रल के प्रोग्राम में। तो सेंट्रल के प्रोग्राम में ना करके अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टेट का भी प्रोग्राम हो या जिला स्तर पे भी प्रोग्राम हो, तो ऐसे प्रोग्रामों में भी उनको इन्वॉल्व होना चाहिए था। तो वहाँ पे केवल सेंट्रल की बात की गई है, तो सेंट्रल के लिए गलत हो जाएगा ये। तो ये एक प्रकार से निगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे अगर मैं बात करूँ, टीचर का प्रोग्राम निर्धारित कौन करेगा? सेंट्रल करेगा। टीचर के जो बच्चों का सिलेबस हो, उस बच्चों का सिलेबस कौन बनाएगा? सेंट्रल बनाएगा। तो ये निगेटिव नहीं है, बताइए जरा, बच्चों का ही सिलेबस बना रहा है भाई, सेंट्रल ही बना रहा है। तो ऐसे में जैसे समवर्ती सूची है, शिक्षा को देख रही है, प्लस में चिकित्सा की भी देख रही है, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों आ जाते हैं। उस तरीके कोई क्रियाविधि हो जहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों आ जाए तो वो सही हो जाए। तो केवल अगर सेंट्रल बना रही है तो ये गलत है, ये कहीं से कहीं निगेटिव पॉइंट है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टीचर के प्रोग्राम को ये इन्वॉल्व करवा रहा हूँ आपसे कि सेंट्रल के प्रोग्राम जो होगा वो चीज़ें इन्वॉल्व करा रही है सेंट्रल केवल टीचर के प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो ऐसे में तो राज्य जो सरकार है वो भी करनी चाहिए, उसको भी, तो राज्य का भी। जैसे आपने जो कहा, जैसे टीचर के जो, जैसे मैं बता करूँ आपसे, टीचर के लिए पहनावे की बात होनी चाहिए सबसे ज़्यादा जरूरी, ड्रेस कोडिंग की बात सबसे ज़्यादा जरूरी होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ तो जैसे पुस्तक आप देखते ही होंगे, पुस्तक के लास्ट पेज पर एक निर्देशन लिख देना चाहिए भाई। जैसे कोई टीचर अगर गुटखा खाता है तो वो क्या नाम है, क्लास में ना खाए, बाहर खाए, इस तरीके की चीज़ों को जो है ये जोड़ देना चाहिए एक पेज, ठीक है। जो है एक, अगर मैं बात करूँ, अभद्र व्यवहार ना करे शिक्षक, ठीक है। कोचिंग के जो टीचर हैं एक्चुअली क्या होते हैं, वो बड़े महंगे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, कोचिंग के टीचर वाले। तो ऐसे जो टीचर हैं उनके लिए ये कपड़े जो है अलाउ ना करें, मतलब एक कोड रख दे, ड्रेस कोड रख दे टीचर के लिए, तो सबसे अच्छी बात है ड्रेस कोड टीचरों के लिए, ठीक है ना। क्लास में जैसे सिंपल रहें, एक तरीके से सिंपल तरीके से टीचर करें, है ना। जैसे बहुत टीचर ऐसे भी होते हैं, आते हैं तो बढ़ा चढ़ा के बोलना शुरू करते हैं अपने बारे में कि मैं ये था, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। इस तरीके की चीज़ें भी जो है उसमें नहीं लानी चाहिए, है ना। तो मेरे समझ से एक निर्देशन भी यहाँ पर होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा करिकुलम के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा करिकुलम के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, टीचर के लिए, कि एक एक्स्ट्रा पुस्तक में एक अलग से पेज जोड़ दिया जाए टीचर के बारे में लिखने के लिए, बता दिया जाए कि टीचर ऐसा ऐसा हो, ठीक है भाई। अगर ऐसा नहीं है तो बच्चे तुरंत समझ जाएंगे भाई, फिर तो उनको क्या डी ग्रेड में रख दिया जाएगा, है ना, उनको डी ग्रेड में रख दिया है। तो ये चीज़ें हैं, यही चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो आप देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बात की गई है। तो आपने अभी देखा है फाउंडेशन को देखा है, आपने प्रिपरेटरी स्टेज को देखा, मिडिल स्टेज देखा, सेकेंडरी स्टेज देख लिया आपने, स्ट्रीम के बारे में बात किया, न्यू स्ट्रीम आई है, स्ट्रीम समाप्त कर दी गई, ये भी आपने देख लिया। शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम, जो टेक्नोलॉजी वो चीज़ें हैं उस पर आधारित हो गई है, ठीक है। तो ये तो होनी ही चाहिए थी। क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, विदेशी भाषा पर जोर दिया गया है, आप तीनों में देख रहे हैं। रीजनल लैंग्वेज के बारे में मैं आपसे कब बात किया था भाई, यहाँ पे मदर टंग वगैरह के बारे में बात हो रही है, ठीक है, उसके बारे में बात हुई। फिर उसके बाद इंडियन लैंग्वेज में बात हुई है, फिर उसके बाद किस में बात हुई है, विदेशी भाषा में बात हुई है, और विदेशी भाषा जो है वो सेकेंडरी स्टेज में बात हुई है, तो ये भी सही है, ठीक है। इस नीति की अगर मैं बात करूँ तो आप ये जान रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो प्राइवेट के बारे में बात की गई है उनको लेकर, तो उसमें भी परिवर्तन किया गया है ना, चेंजेस किए गए हैं, परिवर्तन, है ना, कि वो अपनी फीस अपने मनमानी से नहीं रखेंगे, पहली बात तो यही है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देखिए 3 से लेकर 8 लिखा भी है, और 1 और दूसरी जो क्लास होगी वो भी शामिल किया गया, फाउंडेशन स्टेज में ही शामिल किया गया है, और इसमें एग्ज़ाम ही नहीं होंगे, ये सारी की सारी बात यहाँ पर भी मिल जाएगी आपको लिखा हुआ। प्रीपेटरी स्टेज के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप देखिए क्या बातें कही गई है कि क्लास 3 से स्टार्ट होगा, ये क्लास 3, 3, 4 और 5 तक स्टार्ट होगा। एक्टिविटी प्लस स्टडी होगी, लैंग्वेज इसमें मदर होगी, नेशनल होगी, पंजाबी और बंगाली भाषा के यूज़, इत्यादि जो भाषाएं हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। और प्लस अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर देखिए मिडिल स्टेज के बारे में, तो मिडिल स्टेज किस चीज़ पर चर्चा करता है आपका, इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें 9 स्ट्रीम है, मल्टीपल सब्जेक्ट रखा गया है, क्रिटिकल थिंकिंग रखी गई है, व्यावसायिक कोड रखे गए हैं, व्यावसायिक परीक्षण रखे गए हैं, कंप्यूटर कोडिंग रखा गया है, इंटर्नशिप प्रशिक्षण भी रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो सब्जेक्ट है आप यहाँ पर ले भी सकते हैं, ठीक है, सेकेंडरी मिडिल स्टेज में भी, ठीक है भाई, ये चीज़ हो जाएगी। ये सेकेंडरी स्टेज में भी जो क्या है आप देख रहे हैं, सेकेंडरी स्टेज में क्या देख रहे हैं, ये 9 से लेकर 12 तक होगा। यहाँ पर फॉरेन भाषा हो गई, साइंस, कॉमर्स और तीनों स्ट्रीम, या सोशल वर्क का स्ट्रीम भी आप चुन सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम आप चुन सकते हो, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहला ऐसे नहीं था, ठीक है। इस नीति में कुछ बातें कही गई हैं, आप इसे भी देख सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भारतीय जीडीपी का जो हिस्सा है वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है कितना परसेंट है, 6% बढ़ा दिया गया। अब कितना, अभी कितना है, अन्य राज्यों में अभी कितना है,
3% है। 3%। हाँ, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर देखिए छात्र के न्यूनतम 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चर्चा की गई है यहाँ पर, है ना। सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना सिखाया जाएगा। हायर एजुकेशन में एमफिल डिग्री को क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, एक प्रकार से समाप्त कर दिया गया है, ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत छात्र कोई भी कोर्स के बीच में छोड़कर अगर चला जाता है या अन्य कोर्स में दाखिला होना चाहता है तो वह एक निश्चित समय के बाद दूसरे कोर्स में दाखिला ले सकता है, ये भी बात है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। मल्टी सब्जेक्ट जो है वो दे रहा है, प्लस में स्कॉलरशिप दे रहा है रिसर्च के माध्यम से, ठीक है भाई। और आपको वेतन भी दे रहा है, ठीक है। सारी क्रियाविधि जो है इसमें नई शिक्षा नीति में पॉजिटिव जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व की गई। कुछ कीवर्ड्स हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी ज़रूरतों पर या उनके जागरूकता पर जोर दिया गया है। प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने की बात की गई है और छात्रों की कला और विज्ञान के बीच में कोई कठिनाई से अलगाव ना हो पाए, इस तरीके की बात की गई है। नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों का पाठ्यक्रम के बारे में बात किया गया है। वैचारिक समझ पर जोर दिया गया है, ठीक है। ये सारी क्रियाविधि की गई है इसमें, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी MHRD का नाम बदल कर रख दिया। अच्छा, MHRD की अगर मैं बात करूँ तो जिस समय नई शिक्षा नीति बनी थी, कोई बता सकता था उस समय कौन शिक्षा मंत्री थे? रमेश पोखरिया का नाम सुना है? रमेश जी सर, अभी तक थे वो। नहीं, अब नहीं है, अब उनका ना अब आएगा। अब नहीं है, अभी तक थे सर, पिछले UGC तक थे वो, जब पिछले साल हम लोग एग्जाम दिए ना, अभी हाँ। ये 2 महीने पहले चेंज हुए हैं। हाँ, तो ये याद रखिएगा, NPK जो थे वो वही थे, NEP के पहले ये थे जब समय शिक्षा नीति आई थी। तो ये नाम पूछा जाता है तो रमेश पोखरिया का नाम रखिएगा आप लोग याद। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, अब हाल में कौन बने हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। क्या नाम है उनका? धर्मेंद्र प्रधान, याद रखिएगा इनका ये नाम है, ठीक है। ये बने हैं, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है भाई। ये चीज़ें मिल जाएगी आप लोगों को, चलिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करें हम लोग। बाकी तो जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको जो भी चीज़ें हैं PDF में मिल जाएगी आप लोगों को। बोलिए, शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन बताइए, बताइए। चलिए जरा क्वेश्चन बताइए आप लोग मुझे। अभी प्रश्न करिएगा आप सभी लोग, इससे मुझे पता चल जाएगा कि क्या क्या आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, MHRD, यहाँ पर M नहीं लिखा हुआ, MHRD का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, मानव संसाधन, खाद्य मंत्रालय। ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, हाँ, शिक्षा मंत्रालय। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा उसका, शिक्षा मंत्रालय। आगे हम बात करते हैं कि कौन से बोर्ड परीक्षा को हटा दिया गया है। कौन से बोर्ड परीक्षा को हटाया गया है? 8वीं क्लास को हटाया गया है कि 10th क्लास को हटाया गया है कि 12th क्लास को हटाया गया, कि इनमें से कोई भी क्लास को नहीं हटाया गया है? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए कि कौन सी क्लास को हटाया गया है? बताइए जरा, कौन सी क्लास को हटाया गया है? 8th नहीं होगा। देखिए अब आपको समझा देता हूँ मैं, देखिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर बोर्ड की बात किया है, बोर्ड की बात किया है ना। तो बोर्ड अगर आपने सुना होगा भाई, हाई स्कूल का बोर्ड होता है, एक इंटर का बोर्ड होता है, एक हाई स्कूल का बोर्ड होता है, एक इंटर का बोर्ड होता है, आप जानते हैं भली बात तरीके से। लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं अब कि हाई स्कूल 9th 10th और 11th और 12th एक साथ कर दिया गया है, आपको अभी मैंने बताया भी है, इनकी जो क्लासेस एक साथ कर दी गई है और ये सेकेंडरी स्टेज में कर दी गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ समझेंगे कि ये 10th वाला जो बोर्ड है इसको हटा दिया गया है। किस बोर्ड को हटा दिया गया है? 10th बोर्ड को हटा दिया गया है। आप ऐसा भी नहीं सोचेंगे कि भाई 12th बोर्ड को मिलेगा, भाई ये तो लास्ट है ना, ये तो लास्ट स्टेज है ना, 10th वाले को हटाएगा। 8 में बोर्ड कहाँ होता है भाई? 8 का कोई बोर्ड होता है बताइए जरा। अगर आपने 8वीं क्लास लिया है, पढ़ाई किया है, तो आप बताइए कहीं 8th बोर्ड करके लिखा है? 8th बोर्ड ही होता है हमारे यहाँ। MP बोर्ड में तो बोर्ड होता था 8th, सर। MP बोर्ड में 5 और 8 बोर्ड होता है। नहीं तो मैंने बोर्ड दिया है तो MP बोर्ड का 8th MP बोर्ड का अच्छा दिया है आपने एग्ज़ाम, ठीक है, चलो अच्छा ठीक, बंद हो गया था। हाँ वो आई थिंक, चलो ठीक है, वो लेकिन है ही नहीं, कुछ राज्यों में होगी, कुछ राज्यों में तो नहीं है भाई। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो नई शिक्षा नीति है वो हटाया है 10th बोर्ड, ठीक है भाई। ऑप्शन आप सही लगाएंगे 10th बोर्ड को, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, अब याद ना करेंगे आप लोग 8 बोर्ड और
आपका 12 बोर्ड, ऐसे आप याद नहीं करेंगे, 10th बोर्ड आप याद रखेंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न, कौन से बोर्ड को हटा दिया है। एनईपी का पूरा नाम क्या हो सकता है, बताइए। एनईपी का पूर्ण रूप नाम नेशनल पॉलिसी, एजुकेशन। हाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। हाँ शाबाश। अगर हम बात करते हैं एनईपी का गठन कब हुआ था, इसका गठन कब किया गया है, इसका गठन कब किया गया है, इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन 1986 को किया गया है। हाँ 86 का, ये याद रखिएगा 1986 का। नई शिक्षा नीति अभी तो ऊपर आपको पीडीएफ में भी तो लिखा था, गठन कब हुआ था नई शिक्षा नीति क्या, 1986। एनईपी का कब संशोधित किया गया है, इसमें दिखाना है आपको कब संशोधन किया गया। देखो 2000 में नहीं, और ना ही 2010 में होगा, ना ही 2018 में होगा, हाँ 2014 में संशोधन किया गया था। लेकिन देखिए यहाँ पर विचार विमर्श की बात हुई है, लेकिन ये प्रश्न आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बता दूं। विचार विमर्श के आधार पे जो नई शिक्षा नीति, मैंने कहा था कि भाई जिला स्तर पर हो या आपका गांव के स्तर पे हो या पंचायत के स्तर पे हो, इस तरीके क्रियाविधि करने के लेकर जो संशोधन किया गया था, तो उस समय से चल रहा था, वो है 2014, ये आप ध्यान रखेंगे 2014, ठीक है। नई शिक्षा नीति में अगर हम बात करते हैं, कह रहा है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है, शिट, वर्तमान में प्रश्न जो है यहाँ पर होना चाहिए था धर्मेंद्र, एक ऑप्शन में है ना, धर्मेंद्र प्रधान, हाँ धर्मेंद्र प्रधान होना चाहिए था यहाँ पर। या तो आप ये भी कह सकते थे कि इनमें से कोई नहीं है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है, हाँ इनमें से कोई नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। और ये आप ध्यान रखें रमेश पोखरिया, ठीक है। पुराने कौन से थे? ये पुराने वाले ये रमेश पोखरिया निशंक, ऑप्शन सी वाला, पुराने यही थे, ये थे, ठीक है भाई, ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। और वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है, याद रखिएगा। कितने साल बाद भारत में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, बताइए जरा, 30, 34, 36 या 38? 34। हाँ 34 ईयर, ठीक है, याद रखिएगा 34 वर्ष बाद, ठीक है भाई। तो नई शिक्षा नीति जो भारत में लागू की, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है भाई, एमपीपीएससी वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखें इसका, है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में लागू है इस समय, ठीक है, तो इसलिए ज़रूर पूछा जाएगा और सिलेबस में मेंशन भी है, ठीक है। जो 1986 में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई थी, उसमें बदलाव कब किया गया था, 1992 में, 1993 में, 1998 में, 1995 में, बताइए जरा कब बदलाव किया गया था। जो 1986 की नीति है वो कब बदलाव किया गया था भाई, बदलाव तो 1992 में हुआ था, बताया हो ना मैंने आप लोगों को, हाँ याद रखिएगा ये भी। आगे बात कर लेते हैं। भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है, 1968, 1986, 2020, उपरोक्त सभी कितनी बार आ चुकी है, बताइए। 3 बार आ चुकी है। उपरोक्त में से सभी सही है, 3 बार ऊपर। हाँ सभी होंगे, ठीक, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आगे बात करते हैं, किस क्लास में ओकेशनल, देखो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, किस क्लास में, मैंने अभी आप लोगों को इसके बारे में भी बताया भी है, जैसे कभी कभी पूछा भी आता है प्रश्न कि किस क्लास में प्ले स्टेज स्टार्ट किया गया है, किस क्लास में आपका ओकेशनल या कंप्यूटर कोड स्टार्ट किया गया है, किस क्लास में मल्टीपल सब्जेक्ट जो है स्टार्ट किया गया है, किस क्लास में फॉरेन लैंग्वेज स्टार्ट किया गया है, ये प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। ओकेशनल की बात हो रही है ना, तो आपको मैं बता दूं किस क्लास में है, तो ये आपका ओकेशनल जो है मिडिल स्टेज में है, किस में है, मिडिल स्टेज में है, हाँ तो मिडिल स्टेज है, तो यानी मिडिल स्टेज 6 से स्टार्ट है, शाबाश बहुत बढ़िया, 6 से स्टार्ट है, 6, 7, 8 सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ये सारी पीडीएफ जरूर अभी सीन करिएगा आप लोग, उसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है भाई। जो स्कूल है वो पाठ्यक्रम को 10+2 के जो ढांचा था, जो पैटर्न था, उसकी जगह आप कौन सा पैटर्न ले लिया है, बताइए जरा। 10+2 3, बोलिए, सेकंड, बी करेक्ट हो जाएगा, हाँ 5+, अब ये इसको समझ गए हैं ना आप लोग कि इसमें 2 वर्ष हैं भाई, दो स्टेज है इसमें, एक प्ले हो जाएगा, इसमें एक और दूसरा हो जाएगा भाई, इसमें 3 साल की बात हो जाएगी आपका, 3, 4 और 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से बच्चा 6, 7, 8 पढ़ेगा बच्चा, और फिर उसके बाद बच्चे यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, कौन सा, 9, 10th, 12th और 11th
है ना भाई, ये पढ़ेंगे बच्चे, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। नई शिक्षा नीति में किस क्लास का मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा पर पढ़ाई की जाएगी? देखिए, मातृभाषा की बात हो रही है और स्थानीय भाषा की बात हो रही है, क्षेत्रीय भाषा की बात हो रही है। बोलिए। हाँ, नहीं, देखो आपको मैंने बताया था प्री प्रोटरी स्टेज के बारे में। हाँ हाँ, 5वीं में प्री प्रोटरी में मैंने बताया था ना, एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर, और जब एग्जाम स्टार्ट हो गया बच्चे का, तो वहाँ पर उस बच्चे को पढ़ाया जाएगा भाई, तो मदर लैंग्वेज भी होगा, एक नेशनल लैंग्वेज भी होगा, एक वो होगा, ठीक है, रीजनल होगा, ठीक है। तो रीजनल क्षेत्र को आप ध्यान रखिएगा, रीजनल क्षेत्र में और स्थानीय क्षेत्र में पढ़ाया जाएगा इस बच्चों को मातृभाषा के, तो याद रखिएगा, ये आपका 5वां हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए वाला सही जवाब माना जाएगा आपका, याद रखिएगा आप लोग। नई शिक्षा नीति का परामर्श प्रक्रिया कब से कब तक चली? अब ये देखो, जो नई शिक्षा नीति का परामर्श की प्रक्रिया चली थी, लोगों को परामर्श लेने वाली प्रक्रिया, तो ये एक्टिविटी कब से कब तक चली थी, कोई बता सकता है मुझे? 26 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 तक चली थी। ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत कम लोगों को पता होता है, ये परामर्श वाली प्रक्रिया है ना भाई, तो याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि किस साल तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR, ठीक है भाई, याद रखिएगा, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। 2023, 2024, 2025, 28 या 30? 30, वेरी गुड, सही जवाब। नहीं, 30 करेक्ट हो जाएगा आपका, 30 करेक्ट हो जाएगा। 2030 तक जो है स्कूली शिक्षा में 100%, ठीक है, 100% की बात की गई है। तो GIR के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन जो होगा वो एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है, मतलब एजुकेशन सभी के लिए होगा ना, शिक्षा सभी के लिए है, हिंदी में आ सकता है, ऐसे लिखा रहेगा, जो शिक्षा सभी के लिए। तो आप क्या जवाब देंगे उसका? सही जवाब देंगे 2030 वाला, ये करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक 13 से 8 आयु के प्रत्येक बच्चों को गुणात्मक या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की गई है? 2035 नहीं, 2030 तक ही है, ठीक है। ऑप्शन आपका यही रहेगा सही, 2030 तक ही रहेगा, ठीक है। 35 कहीं नहीं पर मिलेगा आपको, 2030 ही लगाना, जब कभी कोई लक्ष्य पूछा जाए 2030 ही लगा देना है बस, ठीक है भाई। तो 13 से 8 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की बात और सभी के शिक्षा के लिए बात, ये दोनों जो लक्ष्य हैं एक प्रकार से रखे गए हैं 2030 तक ही, याद रखिएगा, इसका अलग अलग नहीं आएंगे। एक जगह 35 पढ़ा है आपने? 35 पढ़ा है मैंने एक जगह, इसलिए ठीक। सर बोला था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में भेजना, और मैं जहाँ तक उम्मीद है कि 2030 ही है, 35 नहीं है, ठीक है ना। जी। GDP जो होगा उसका कितना प्रतिशत शिक्षा में लगाने का बात किया है, कितना % लगाएगी GDP, बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है भाई। 6%। 6%, बहुत बढ़िया, 6% करेक्ट हो जाएगा आपका। शिक्षा नीति किस कोर्स को खत्म कर दिया है? यहाँ पर हाँ, एक मिनट, हाँ हेलो, नमस्कार नमस्कार, हाँ ठीक। तो आपने देख लिया कि इसकी सही जवाब क्या होना, एमफिल ना, ये डीलिट है, नहीं डी कोई कोर्स है उसको यहाँ पे डाला गया है, ठीक है भाई। आप इसमें क्या डाल सकते, कोई कोर्स डाल सकते हो डीलिट करके, ठीक है, या जो डिस्टेंस लर्निंग है उसके बारे में आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक। एमफिल है और यहाँ पर बीएड है, क्या सही होना चाहिए? एमफिल, हाँ। एक और प्रश्न देखिए, जो नई शिक्षा नीति के अनुसार PhD करने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया? PhD के लिए क्या अनिवार्य कर दिया? 4 साल, 5 साल, 3 साल? 4 साल। वेरी गुड, 4 साल, 4 साल। ठीक है भाई,
बहुत बढ़िया। 4 साल की स्नातक डिग्री होनी चाहिए, ये तो पहले भी था ना। एमफिल को 3 था, प्लस में 1 साल एमफिल वगैरह को भी ऐड करते थे उसमें क्वालिफिकेशन के लिए। नई शिक्षा नीति के अनुसार एक स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है? 3 से 4 साल। 4 ओके, 4 साल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 3 से 4 साल आपका करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। शिक्षा जो है लैटिन भाषा से उत्पन्न है, ये तो बात सही है। एजुकेशन शब्द उत्पत्ति लैटिन भाषा से है, ये थोड़ा सा अलग आ गया आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिए। अभी बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। किस वर्ष राष्ट्रीय साक्षरता का मिशन शुरुआत की गई? ये भी अलग ही क्वेश्चन आ गया है, 1988 में आया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गए हैं, याद रखिएगा थोड़ा सा। अभी जो नेशनल शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से वो क्वेश्चन ला रहा हूँ, इसे ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष होंगे कौन? कौन होता है राष्ट्रीय शिक्षा? ये ठीक है भाई, ये तो पता होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। निखिल सर, राष्ट्रीय शिक्षा नहीं, प्रधानमंत्री। शिक्षा, हाँ प्रधानमंत्री होगा। बहुत सारी इसके पास कार्य शक्तियाँ हैं, सबसे ज़्यादा कार्य शक्ति किसके पास है? इसी के पास तो है, प्रधानमंत्री के पास। तो सोच लीजिए ऐसे, ये लगा दो, हो गया। आगे हम बात करते हैं व्यावसायिक क्षेत्र में कितने साल के अध्ययन का डिप्लोमा कर दिया गया? डिप्लोमा कितने साल पे मिलेगा? 1 साल पे मिलेगा, 2 साल पे, 3 साल पे? हाँ 2 साल पे, सही है। आप लोग कर तो रहे हैं अब। यही है शिक्षा नीति, ये समझिए, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है आप लोगों से क्वेश्चन। यहाँ पर एक प्रश्न देखो और दिया गया है, थोड़ा सा इस टाइप से भी प्रश्न बनेंगे आप लोगों से एग्जाम में, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए आप किस टाइप से, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर दिया गया है आप सबसे कि नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है भारत का वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कैबिनेट के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दे रही है। तो यहाँ पर केवल एक सही है, केवल 2 सही है, कि 1 और 2 दोनों सही है? बताइए। भाई कौन सा सही होगा? 1 और 2 ऑप्शन सी। दोनों सही है। हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा रुकिएगा जरा, 1 मिनट बस। चलिए, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? बताइए जरा। दूसरा क्वेश्चन ले। हाँ, यहाँ पे ये प्रश्न देखिए, कह रहा है कि शिक्षा नीति, अच्छा ये तो हो चुका है। देखिए ये प्रश्न लीजिए कि मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई शिक्षा नीति स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा के ढांचे का केवल डैश प्रमुख सुधार है? बताइए जरा। तीसरा होगा, चौथा, कि दूसरा, कि पांचवा? मैं आपको बताऊं, मंत्रिमंडल द्वारा जो मंजूरी दी गई थी ना, ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल द्वारा जो मंजूरी दी गई थी, तो नई शिक्षा नीति में स्वतंत्रता के बाद भारत की शिक्षा के जो ढांचे थे वो केवल तीसरी प्रमुख सुधार था, तीसरा प्रमुख सुधार था। तो तीसरा तो अभी आप जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में शिक्षा नीति शुरू की गई है? ये तो सही है, 68। 1980 होगा कि 68 होगा? बताइए जरा। अच्छा, शुरू नहीं की गई है, शाबाश। हाँ हाँ, 80 में, हाँ शाबाश, ऑप्शन डी होगा करेक्ट। यहाँ पर देखिए जरा, स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांक अनुपात, जिसको आप GER कह रहे थे अभी, और पूर्व स्कूली के माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिक किस वर्ष तक रखा गया है? 2030 तक। उसी प्रश्न को घुमाकर पूछा गया था। 10+2 के शिक्षा प्रणाली का नई प्रणाली कब अपनाई? कौन सी प्रणाली इसमें से आएगी? डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के मानसिक संकार्यों
के विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त करता है। 3 से 6 वर्ष के साल के बच्चों के लिए करेक्ट आपका ये है। ठीक है भाई, जहाँ पर आप देख रहे हैं 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके लिए मानसिक संकारियों के लिए विकास की बात कर रहा था। ये आपका पहला स्टेज था, पहला स्टेज। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बताइए जरा कि उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात, जिसको GRI बोलते हो ना, GIR जिसको बोलते हो, और किस वर्ष मतलब किस वर्ष तक 50% बढ़ाकर कर दिया जाएगा या बढ़ाकर 50% किया जाना है? बताइए जरा। ये उच्च शिक्षा गरिमा, यही हमने शायद पढ़ा होगा, उच्च शिक्षा। ठीक है भाई, हाँ, उच्च शिक्षा एजुकेशन की बात करेंगे, हायर एजुकेशन की बात करेंगे आप। या सर यही पढ़ा था फिर। ऑप्शन सी। हाँ 2035 होगा वो 2035 होगा लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, सिवाय किसके उच्च शिक्षा धाराएं के एक सकल नियामक होगा, उच्च शिक्षा धाराओं के एक सकल नियामक होगा, कानून दवा दोनों, कोई नहीं। करेक्ट जवाब होगा दोनों होंगे। ठीक है, उच्च शिक्षा धाराओं का एक सकल नियामक होगा कानून दवाएं, मतलब एक प्रकार से ऐसी चीज़ों का कंडीशन की बात की जाएगी जिससे में हायर एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए, बट इस तरीके कोई एक सकल नियामक की बात नहीं की गई, कानून और दवा। तो ये प्रश्न ही आपका बता दो, सिवाय किसके सभी जो है उच्च शिक्षा धाराएं जो है एक सकल के रूप में देखिए, एक सकल का मतलब एक यूनिटी के रूप में देखेंगे तो ये कानून दवा जो है गलत ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं आप करते, ये तो गलत ही हो जाता है, लेकिन दोनों आप यहाँ पे कहेंगे तो, क्योंकि प्रश्न कह रहा है सिवाय किसके, सिवाय इन्हीं दोनों के, याद रखिए। और एक प्रश्न और ले लीजिए यहाँ पर, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ गया है, समाप्त होने वाला है आपका। उच्च शिक्षा की धारा वाले संस्थानों को स्वायत्तता की श्रेणी में रखा जाता है। इसका मतलब यह है कि उच्च ग्रेड वाली संस्था के पास सम्मान के साथ अधिक स्वायत्तता होनी चाहिए। शैक्षणिक, प्रशासन, वित्तीय सभी उच्च शिक्षा की धाराएं वाले संस्थानों का स्वायत्तता श्रेणी में रखा जाएगा। उच्च ग्रेड वाली संस्था के पास सम्मान, स्वायत्तता, तो सभी होना चाहिए है। ऑल ऑफ द एबव सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। एक प्रश्न और ले लीजिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में कम से कम 5वीं कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए, ये सही है क्या? ठीक है, हाँ सर। और किसी भी छात्र पर कोई भाषा आरोपित नहीं की जानी चाहिए, तो ये भी सही है, ये भी सही है, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 80। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, ये थी शिक्षा नीति के संबंध में। ठीक है भाई, तो अभी मैं PDF आपको दे रहा हूँ, मैंने जो समझाया है उसको आप देख रहिएगा, और प्लस में ये जो मैंने क्वेश्चन ने प्रैक्टिस करवा दिया, तो अब आपकी शिक्षा नीति से ये भी समझ में आ गई कि प्रश्न कैसे आने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है भाई, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, वो बाकी कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछिए।